इंटर होने के बाद लगभग 1-1.5 साल तो ऐसे ही वेस्ट हो गया मेरा। ये सर ने 2 डंडे भी हमें मारे थे, वो हमें बहुत अच्छे से याद है। तैयारी कर रहे हैं तब तक व्यवहार तो नहीं बनाना चाहिए। व्यवहार बना के हम करेंगे क्या? हमारे यहाँ लगभग अधिकांश लोग लेखपाल हुआ करते थे। होली में घर गए थे, मैं नहीं गया था वो मुझे याद है। जीएस ही है जो सिलेक्शन में शायद अहम भूमिका निभा देता है। हो नहीं पा रहा, आप कोई बिजनेस करवा दीजिए। मतलब मॉक मेन इंपॉर्टेंट है। अगर मॉक आप देते रहेंगे तो पक्का सिलेक्शन होगा। जब तक आप कम से कम 80% सिलेबस तो ना कवर कर लें, सर से मिलिए जो हमेशा अवेलेबल हैं। हमें लगता है आप रात में भी आएंगे तो सर आपसे मिलेंगे बिल्कुल। तैयारी जब शुरू होती है तो आपको 1-2 साल बड़ा जोश रहता है कि नहीं आपको सुन सब आपको शिखर लगेंगे। तो आपके ऊपर है, अगर आपको रात में नींद नहीं आती तो आप पढ़िए, लेकिन सोचिए नहीं फिर। मतलब मैं ये मानता हूँ कि जो चयन लेते हैं वो सभी प्राथमिक लाइन के ही लोग हैं। नमस्कार बच्चों, आज आप मिलेंगे अभय से और इनका चयन यूपी SSSC के थ्रू जूनियर असिस्टेंट के पद पर हुआ। अभय बहुत लंबे समय तक मेहनत करते रहे, चीज़ें लगातार कंसिस्टेंसी के साथ बनी रही और उसी से सिलेक्शन की इस दौड़ में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, मतलब सबसे आगे पहुंचे। मतलब मैं ये मानता हूँ कि जो चयन लेते हैं वो सभी प्राथमिक लाइन के ही लोग हैं, तो उन्हीं में से अभय भी है। जिस कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ें की गई उनमें कई बार अब ऐसा बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं जिनमें हमको लगता है कि चीज़ें मेंटेन कैसे की जाएं। उन सारे बैरियर्स को क्रॉस करते हुए यहाँ तक चीज़ें पहुँची। आप लोगों के लिए कि इनसे अभय की पूरी जो जर्नी है उससे आप सीखें, संस्थान से आज कैसे जुड़े, क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की, कब कब बहुत सारे पॉइंट्स आए जब कभी हमें लगा कि नहीं अब चीज़ें ब्रेक हो रही तो उनको कैसे मेंटेन किया। और सिलेक्शन पाना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये सच है। डिफिकल्ट अगर है तो वो है पेशेंस बनाए रखना। तो उस पेशेंस को कैसे मेंटेन किया वो आप अभय से सीखेंगे। आज अभय हैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, फिर आपके मन में जो क्वेरियाँ हैं वो आप पूछिएगा। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं अपने इस जो मैंने मतलब सफलता प्राप्त की तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई उसके लिए एक बहुत रोचक किस्सा है, वो बताना चाहूँगा। 2017 में मेरा इंटर हुआ। इंटर होने के बाद लगभग 1-1.5 साल तो ऐसे ही वेस्ट हो गया मेरा, क्योंकि मैंने खागा से इंटर किया था, मेरे यहाँ कस्बा है। उसके बाद 1-1.5 साल बाद मैं कानपुर आया और कर्रही में मैं रहा करता था। तो एक बार ये हुआ चलिए कोचिंग देखते हैं, कौन सी कोचिंग करनी है। तो मैं वहाँ से पैदल निकला, 2019 की बात है। तो टहलते टहलते आया, अर्थ अकेडमी पहुँचा। तो वहाँ जा कर के मैं रिसेप्शन में गया। तो उस समय जब गांव से निकला था तो गांव का ऐसा माहौल था कि हमारे यहाँ लगभग अधिकांश लोग लेखपाल हुआ करते थे। तो मैं कोचिंग आया, मैंने रिसेप्शन में पहला क्वेश्चन यही किया कि लेखपाल कैसे बनना है और उसके लिए मतलब पूरा बैच बताइए जिसमें लेखपाल का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाए। तो उन्होंने हमसे यही कहा कि यहाँ मैथ का जो है, उसमें मैथ चलती थी क्लास 2019 में। तो उन्होंने कहा यहाँ मैथ पूरी पढ़ाई जाती है, जो आपकी सीजीएल से लेकर के कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो उसके लिए वो होगी। फिर उसके बाद मैं वहाँ से चला गया। लगभग 1-1.5 महीना बाद फिर मैं वापस आया। कई लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं आप सही जगह गए थे लेकिन वापस चले आए हैं। फिर मैं आया, फिर मैंने ज्वाइन किया और जब मैंने सर से पढ़ना शुरू किया तो मतलब इतना अच्छा लगा वो बता नहीं सकते। 2 साल मैंने कंटिन्यूअस अर्थ अकेडमी में कोचिंग की है अपनी। उसके बाद कोविड का दौर आया लगभग 21 के आसपास, 20-21 में। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो मैंने ऑनलाइन बैच भी लिया, वहाँ से भी मैं पढ़ रहा था। और ये भी होता था कि जैसे आपको कोई डाउट है, मैं पढ़ रहा था तो इसमें एक बार मेरे साथ ये भी हुआ कि कुछ डाउट था, मैंने मैसेज किया तो शायद किसी कारण कुछ रिप्लाई ना आया हो तो मैंने सीधे सर को कॉल की, तो कॉल से भी सर ने हमको पूरा समझाया था क्वेश्चन। तो यही मेरी जर्नी रही और अंत में मैंने सिलेक्शन पाया। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लगे रहिए, पीछे मत हटिए, समय लगेगा लेकिन सिलेक्शन होगा। जब अभय इसी मेरा एक सवाल था, इससे वाली अब चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाती हैं तो सिचुएशन अलग होती। लेकिन आप सोचिए कि 2019 से इतना लंबा दौर रहा, बीच में बहुत बार ऐसा लगा होगा कि जब कि शायद इतनी लंबी भीड़ में कैसे चयन हम पा सकते हैं। तो बच्चों को मैं अक्सर बताता रहता हूँ, आपने उसको कैसे मेंटेन किया? कोई ऐसी घटना जो आपको लगता हो कि इस तरह से हमने अपने आप को मेंटेन कर लिया? तो इसके लिए ये है कि लगभग 1-2 साल तो आप तैयारी मन से करते हैं, लेकिन जैसे ही समय बढ़ता है फिर लगने लगता है यार कोई एग्जाम निकल नहीं रहा, कैसे होगा। हम लगातार तैयारी करते जा रहे हैं, कई बार निराशा भी हाथ लगती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा रहा कि एक तो ऐसे संस्थान से जुड़ा रहा कि कभी निराश हो नहीं पाया। अगर बीच में निराशा लगती तो सीधे आके सर से बात करते, वो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा बताते जिससे लगता कि नहीं अब नहीं हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। दूसरा सबसे बड़ा सहयोग मेरे भैया का रहा। उन्होंने हमेशा हमसे यही कहा कि कभी ना कभी सिलेक्शन होगा, लगे रहो, पीछे मत हटो, समय दो। तो वो लगातार हमने किया, तो बस इसी सहयोग के साथ यहाँ तक पहुँच पाए। तो दोनों बातें फिर से वही हैं, जब भी आप किसी समस्या में फंसते हैं तो संस्थान में जो आपके गुरु हैं, जो आपके शिक्षक हैं वो, और आपके घर में जो बड़े हैं, कभी कभी हम जब
उम्र के साथ बड़े हो रहे हैं तो हमको ऐसा लगता है कि उनकी हर बात खराब है। वो डांटते हैं तो हमको लगता है, थोड़े दिन बाद लगता है सब कुछ खराब कहते हैं। ऐसा नहीं होता, आपके भले के लिए चीज़ें बात कर रहे होते हैं। और कभी कभी कोई प्रेशर क्रिएट होता है तो लगता है कि ये गलत हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको अगर पॉजिटिवली लिया जाए तो और आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी जर्नी को अच्छा कर सकते हैं, चीज़ें डिस्कशन में आ सकती हैं। अब मैंने बताया कि ये तैयारी जब शुरू होती है तो आपको 1-2 साल बड़ा जोश रहता है कि ठीक है अभी तो सिलेबस चल रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जब सिलेबस पूरा हो जाता है और फिर हमें सिलेक्शन नज़दीक नहीं दिखता तो फिर हम तनाव के दौर में उलझने लगते हैं, या फिर हम इस कुछ सेकंड ऑप्शन चूज कर लेते हैं। सच तो ये कि अब तो आप जाके जंप के लिए तैयार हुए थे और तब आप सेकंड चॉइस सोच रहे हैं, तो सेकंड चॉइस कैसे हो सकती है? फर्स्ट चॉइस आपकी तब थी जब आप कुछ नहीं थे, जब आपने तैयारी पूरी की, जब आप एग्जाम दे सकते हैं और जब आप सिलेक्शन ले सकते हैं, तब आप सेकंड चॉइस सर्च आउट करते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात आपके सामने फिर से आती हुई कि सेकंड चॉइस अगर करनी थी तो ये शुरू में करना था कि भैया हमें ये नहीं करना है, ये करना है। लेकिन अगर आपको जब जर्नी आपने कई कदम बढ़ लिए, जब आप बिल्कुल एक फ्लोर पे पहुंचने वाले थे और उस पहुंच के अगले की जंपिंग आ रही थी, फिर अगला आएगा और तब जाकर सीट्स पे खड़े होने वाले थे, तब आप सेकंड चॉइस सोच रहे हैं, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं गलत है। तो फिर नेचुरल सी बात है कि फिर असफलताएं आएंगी सामने, और जब हमारे पास खुद कॉन्फिडेंस नहीं होगा, खुद हम श्योर नहीं होंगे, तो फिर सिलेक्शन तो दूर होता ही चला जाएगा। और बच्चों के कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक बात सर और कहना चाहता हूँ, जो आपने कहा तो मुझे याद आया अचानक, यही लगभग 2-3 साल तो तैयारी मन से की गई। उसके बाद मेरे मन में भी आने लगा, कई बार मैंने भैया से भी कहा कि हो नहीं पा रहा, आप कोई बिजनेस करवा दीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा गवर्नमेंट जॉब में हो पाएगा। तो उन्होंने बार बार यही समझाया कि अगर मेहनत कर रहे हो, अभी तुमने इतनी मेहनत की है, अपना सिलेबस पूरा किया है, अब कम से कम आगे बढ़ने की बारी है, तो तुम पीछे हट रहे हो। तो बस उनका श्रेय और आप लोगों का श्रेय से मेरा होगा। जैसे मतलब कोई पर्टिकुलर एग्जाम से, मतलब बाकी कॉमन एग्जाम है, मतलब एक ही प्रिपरेशन से मतलब क्लियर होते हैं। तो मान लो कोई जैसे यूपीएसआई अभी रिसेंट में लगा हुआ है, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें सब्जेक्ट है मतलब मैथ्स, रीजनिंग, इन सब के लिए कर रहे हैं। अब जैसे जीएस का एक पार्ट आता है छोटा, बाकी तो वो होते रहते हैं। तो एक होता है तो मॉक देते हैं, तो मॉक में क्या होता है, मतलब मेंटेन सारे सब्जेक्ट को पता चलता है कौन से कैसे क्या सब्जेक्ट हैं। और जो सब्जेक्ट जैसे मूल विधि में आप जाते हैं तो कभी कभी जैसे मान लो रिवीजन नहीं हो पाता, मान लो हफ्ते भर हो गया, मतलब सोचते तो हैं कि जी ये वाला पार्ट रिवीजन करने के बाकी कर लेंगे, लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं हो पाता। इतना मतलब टाइम मैनेज होता है क्योंकि इतने सब्जेक्ट होते हैं, मॉक भी होता है इन सब चीज़ों के साथ। तो मतलब कोई टॉपिक अगर छूटा है तो मतलब कोई इस तरीके से कैसे उसको मैनेज करें? देखिए जैसे यूपीएसआई की आपने बात की, तो इससे पहले आप यूपीएसआई में रीजनिंग आती है, वो आप लगातार पढ़ रहे हैं, मैथ आती है, वो भी आप पढ़ रहे हैं, हिंदी तो अगर आप यूपी को एग्जाम देते होंगे तो हिंदी पढ़ी होगी आपने। बस जीएस में उसमें एक अलग सा मूल विधि वाला चैप्टर है। तो अगर आपने पढ़ा है तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा सा मूल विधि में थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि मैथ तो आप कंटिन्यूअस कर ही रहे हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। बस उसका प्रैक्टिस आप करते रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक। अगर यूपीएसआई का है तो शायद हमारे कोचिंग में वीक में 4 डेज होता है, 4 डेज मॉक होता है, तो उस मॉक को आप लगातार ज्वाइन करिए और करते रहिए। मतलब मॉक मेन इंपॉर्टेंट है, अगर मॉक आप देते रहेंगे तो पक्का सिलेक्शन होगा। मैंने भी कई बार यहाँ के मॉक दिए हैं, और इससे एक किस्सा भी याद आया मुझे, जो मैं ज़रूर बता देना चाहूँगा कि पेट का मॉक था, मैं यहाँ दे रहा था, तो उसका जब रिजल्ट आया, तो रिजल्ट दे रहे थे सर, तो उसमें मुझे मतलब मेरे मार्क्स कम आए थे, तो उसके लिए सर ने 2 डंडे भी हमें मारे थे, वो हमें बहुत अच्छे से याद है। और हमें नहीं, कई लोगों को भी, मतलब 2-3 और लोग थे उनको भी पड़े थे। तो ऐसा हमें नहीं लगता कि इंस्टीट्यूट में ऐसा होता होगा, लेकिन यहाँ होता है, ये बहुत अच्छी बात है, और ये सिलेक्शन में बहुत अहम भूमिका भी निभाता है। अब जैसे कोई भी सेक्शन हो मॉक में, मान लो उसमें उसके क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मतलब छूट जाते हैं, फिर सोचते हैं कि वो ये वाला सेक्शन कंप्लीट करना है, तो वो सेक्शन मतलब कंप्लीट भूल जाते हैं, कंप्लीट नहीं हो पाता इस तरीके से। मॉक में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं? मॉक में मान लो कोई टॉपिक आया, सपोज मतलब भ्रष्टाचार नियम आया, मतलब नहीं रिवीजन कर पाया, तो वो भूल जा रहे हैं, वो मतलब फिर वो दूसरे मॉक में क्वेश्चन आ गया, तो वो मतलब रिवीजन नहीं। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको तो पहले पूरा सिलेबस खत्म करना पड़ेगा ना मूल विधि का। जब आप पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे तो मॉक में आएगा, तो वो आपको आएगा, क्यों नहीं आएगा? थैंक यू। जब आप पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे तो आप मॉक देंगे, और मॉक में अगर कोई नया क्वेश्चन मिलता है तो उसको आप नोट डाउन करिए। क्वेश्चन अगर नोट डाउन करते जाएंगे, जो भी आपको नहीं मिलते हैं तो वो आपको बेनिफिट देंगे। क्वेश्चन के साथ ये भी हो सकता है कि कई बार होता है कि आपने मॉक में कुछ चीज नहीं आई और उसके लिखी गई चीज को आपने लिख लिया कि मतलब ये चीज हमें पूरी कर, तो मिस नहीं होती ना। वही चीज। ठीक, थैंक यू भैया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू भैया, मैं वैसे अभी तो यहाँ पे नया ज्वाइन करा हूँ, तो मेरा वैसे ये क्वेश्चन रहता है कि जैसे चैप्टर वाइज हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो और सब्जेक्ट्स में मॉक कैसे लगाएं? मतलब और सब्जेक्ट मतलब कैसे? मतलब जैसे मेरा भी परसेंटेज अभी कंप्लीट हुआ हम लोग का,
तो रेशियो हम लोग का चल रहा है, तो उसके क्या कहते हैं मॉक्स क्या कहते हैं देते रहना चाहिए चैप्टर वाइज। हाँ, आप अभी मॉक्स आप कैसे देंगे? अभी ये है कि क्लास में हिस्ट्री होती है, हमें लगता है हर टॉपिक की क्लास टेस्ट जो होता है उसको आप दीजिए, वही आपके लिए मेन है। मॉक अभी नहीं दे सकते जब तक आप कम से कम 80% सिलेबस तो ना कवर कर लें, 70-80 तब तक नहीं देना चाहिए मॉक। और जीएस में कैसा एफर्ट मतलब करना चाहिए कि जीएस को मतलब कैसे पढ़े? जीएस तो देखिए बहुत ब्रॉड सिलेबस है, तो जीएस के लिए आपको एक एक चीज उठा के मतलब वीक, जैसे आपने एक दिन हिस्ट्री उठा ली तो कम से कम पूरे वीक हिस्ट्री चलनी चाहिए, उसका आप रिवीजन करिए। या कुछ लोग ऐसा करते हैं पहले हिस्ट्री खत्म कर लेते हैं, उसके बाद वो जियोग्राफी या पॉलिटी में आते हैं, तो वो आपके अनुसार है कि आप कैसे याद कर पा रहे हैं चीज़ों को। जब तक आप पूरा हिस्ट्री एक बार सिलेबस नहीं खत्म कर लेंगे तब तक आप फिर मतलब जीएस ही है जो सिलेक्शन में शायद अहम भूमिका निभा देता है, क्योंकि जो स्कोर ज़्यादा कर ले गया उसमें वो सिलेक्शन के पास पहुंच नहीं जाता है। मतलब ये मेरा कहने का कि जैसे तैयारी भी कर रहे हैं हम ऑल मतलब और भी सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं, तो कैसे मतलब मैनेज करें कि जैसे मैथ्स भी करना है साथ में और रीजनिंग भी करनी है, तो कैसे मतलब मैनेज करें? नहीं तो उसके लिए तो अब मैथ करनी है, रीजनिंग करनी है, तो टाइम तो निकालना पड़ेगा ना भाई। आप 1-2 घंटे मैथ के लिए देंगे, रीजनिंग के लिए देंगे, जीएस के लिए देंगे, तो अगर पढ़ रहे हैं तो टाइम तो पढ़ाई को देना पड़ेगा। जब आप देंगे तो सारा कवर होगा। ठीक है, थैंक यू। मैनी कांग्रेचुलेसन भैया। थैंक यू। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो पार्ट 4 सब्जेक्ट हैं सीजीएल में, उसमें जो कवरिंग सब्जेक्ट है मैथ, इंग्लिश, जीएस और वो क्या कहते हैं रीजनिंग, ये इतने सारे सब्जेक्ट हैं। मैथ रीजनिंग का तो चलो ठीक है, प्रैक्टिस से चलता रहता है, और इंग्लिश और जीएस में लर्निंग सिस्टम है, उसको मतलब जब भूल जाते हैं तो उसको मतलब कैसे वो करें, समझ में नहीं आता, फिर मैनेज कैसे करें? अब जीएस का तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन चूंकि मैंने सीजीएल का आज तक एक भी एग्जाम दिया नहीं, मैं यूपी पे फोकस रहा और यूपी पे ही चलता रहा, तो जीएस का बता सकता हूँ मैंने जीएस के लिए कैसे तैयारी की है। जीएस का तो मैंने पहले पूरा सिलेबस समाप्त किया था, उसके बाद आप मॉक दे सकते हैं। जैसे आपने हिस्ट्री खोला तो आप बुक ले आइए प्रैक्टिस वाली, तो हिस्ट्री के मॉक दीजिए, उसके बाद जियोग्राफी के दीजिए। अगर आप लगातार मॉक देते रहेंगे और लगातार अपने सिलेबस को रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि जीएस एक ऐसा है अगर आप 1-2 महीने नहीं पढ़ेंगे तो आपके दिमाग से फिर वो उतरने लगता है, तो लगातार आप उसके टच में रहेंगे तो जरूर होगा। सेम तरीका इंग्लिश के लिए, सेम तरह से आप इंग्लिश के साथ काम करिए, लगातार पढ़िए, उसी को रिवाइज कीजिए। ठीक है, थैंक यू। इसलिए कम पढ़िए, रिवीजन को ज्यादा करना है, इतना ना पढ़ लीजिए कि वो रिवाइज ही ना हो। ठीक, कॉन्ग्रेचुलेसन्स भैया। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैथ्स में फर्स्ट टाइम में जब क्वेश्चंस लगाते हैं तो पूरे हो जाते हैं सारे, उस स्पीड में भी हो जाते हैं, लेकिन जब सेकंड टाइम जब रिवीजन का टाइम आता है, जैसे कोचिंग में भी दूसरा सब चैप्टर चल रहा होता है, तो वो स्पीड नहीं मैच हो पाती, और जब टेस्ट में भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो सारे नहीं अटेम्प्ट हो पाते हैं, तो स्पीड को कैसे मेंटेन रखना है? अब होता क्या है, जैसे मैथ की शुरुआत नंबर सिस्टम से हुई। अब आपने नंबर सिस्टम में मान लीजिए नंबर आप जीरोज पढ़ा, उसके बाद आगे बढ़े फैक्टर पढ़ा, तो जैसे जैसे सर आगे बढ़ते जाते हैं, आप भी आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन पीछे का आप रिवाइज नहीं करते हैं। तो जब आप उसके बाद मॉक देंगे या आप कभी लगाने बैठेंगे तो आपको आएगा नहीं। तो सबसे जरूरी तो यह है कि सर आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ आप भी आगे बढ़िए, लेकिन पीछे वाले जो चैप्टर हैं उनको आप वीक में 1 डेज या कोई भी दिन निर्धारित करिए, उनमें उसको रिवाइज करते चलिए। तो ऐसे क्या होगा, जब मैथ्स लास्ट होगा चैप्टर तो कम से कम पीछे से आप रिवाइज करते हुए आधे तक तो पहुंच ही चुके होंगे, तो इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। ओके, थैंक यू भैया। जैसे पेपर में क्वेश्चन आया एक, उसको हमें नहीं आ रहा है तो उसको हमने अलग मतलब लिख लिया कि हाँ इसे दोबारा करना है, प्रिपेयर करना है, तो वैसे ही अगर दोबारा कोई आ जाता है तो मतलब कैसे उसे मैनेज करें, आता नहीं है फिर? उसके लिए तो आपको टॉपिक तैयार करने पड़ेंगे ना। जब आप जो चैप्टर चल रहा है उसको पूरा तैयार करेंगे तो क्यों नहीं आएगा। डाउट हाईलाइट करते हैं। हाँ, डाउट आप हाईलाइट करते हैं। भैया आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो भैया अभी तो वैसे हम गुरु जी की चरण और शरण में हैं, तो वैसे कोई अभी असफलता तो मेरे हाथ तो लगी नहीं है, लेकिन गुरु जी ने कहा था कि विद्यार्थी का जीवन सन्यासिक जीवन होता है। तो मेरे 2 क्वेश्चन रहेंगे कि मतलब अभी प्रिपरेशन में मेरी जो है हाइज एंड लोज आएंगे ज़रूर, पता है, तो इसको कैसे फेस करना है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि हम अपने मतलब जो शिक्षा का हम लोग का स्तर मतलब पढ़ाई चल रही प्रिपरेशन के टाइम में, उसमें मतलब अपने एक चारित्रिक मतलब व्यवहार को मतलब अपने उनको मतलब बनाना चाहते हैं, मतलब अपना एक अच्छा समाज में एक अच्छा स्तर पाना चाहते हैं, ये चीज़ रहेगी। देखिए 2 चीज़ें, एक जो आपने कहा हाई एंड लो, तो वो तो आएंगे, अब उनको मैनेज कैसे करना है। अगर आपको कोई समस्या आ रही है आप सर से मिलिए, जो हमेशा अवेलेबल हैं,
हमें लगता है आप रात में भी आएंगे तो सर आपसे मिलेंगे बिल्कुल। बिल्कुल। और आप अपने जो है घर में अगर आपका सपोर्ट है, वैसे लगभग सबके यहाँ रहता है सपोर्ट, तो उस सपोर्ट में, और बाकी जो आपने कहा व्यवहार कैसे बनाएं, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं या अपना जो है तैयारी कर रहे हैं, तब तक व्यवहार तो नहीं बनाना चाहिए। व्यवहार बना के हम करेंगे क्या? नहीं मतलब भाई, हम लोग के मतलब विनम्रता का एक मतलब अच्छा स्तर होना चाहिए। मतलब जो जैसे सर का है, मतलब सर का जो एक विनम्रता का मतलब सबके प्रति वैसा मतलब रहना चाहिए। तो वो तो आपके ऊपर है ना। हाँ। भाई आप अपनी पढ़ाई करिए, और कोई आपसे कुछ कह रहा है तो आप विनम्र व्यवहार करिए। अब उसमें बनाना क्या है? हमारे हिसाब से तो धीरे धीरे हो जाता है वो। जी भैया, थैंक यू आपकी अपने सफलता। आप को सोन में मानिए। जी शिखर वाला सब शिखर दिखाई देंगे, आप झुके रहेंगे। जब भी बच्चों के मन में ये आता है ना कि वो एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं, है ना, अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, पढ़ाई तो चल रही है, जब वो सफल भी हो जाए तो उनके जीवन में ये उन्हें एक अच्छा व्यक्ति मानना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने आप को शून्य मानिए, तो सब आपको शिखर लगेंगे। अब आप अपने आप को शिखर मानेंगे तो सब आपको शून्य लगेंगे। हाँ। तो फिर उस स्थिति में क्या होगा कि आप हमेशा तन के चलेंगे तो दिक्कत आएगी। तो बेहतर होगा आप अपने आप को शून्य मानिए। जब शून्य मानेंगे तो सब आपको शिखर लगेगा, और जब सब कुछ शिखर लगेगा तो ऑटोमेटिकली आप सुन शून्य महसूस करेंगे और विनम्र ऑटोमेटिक बने। तो अपने आप को वही बात है ना कि जब भी आपको घमंड होने लगता है तो दिक्कत आती है। कब नहीं होगा? जब आपको जो ज्ञान है या जो भी कुछ आपके पास है उस चीज़ को बहुत कुछ अपने पर हावी मत होने दीजिए। तो ऑटोमेटिकली जब सर नहीं चढ़ती है ना चीज़ तो कुछ नहीं लगता। जैसे मान लीजिए जब मैं तैयारी करता तब भी मैं लगभग ऐसा ही था, फिर जब मैं सिलेक्शन लिया तब भी मैं लगभग ऐसा ही था। अब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो लगभग मेरा जो सिस्टम है वो रहता है। वो अलग बात है, एक डेकोरम एक सिस्टम तो बनाना पड़ता है, अदरवाइज बच्चों को ही कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, तो कुछ तो शेड्यूल होगा, कुछ पैटर्न होगा, कुछ ऑफिस टाइमिंग्स होंगी, कुछ पैटर्न होगा, कुछ तरीका होगा, वो मेंटेन करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर वो जो आपको डिलीवर करना है, आपको तैयार करना, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए तरीका यही रहता है कि मैक्सिमम सारे टाइम में हम ये अपने ऊपर चीज़ों को हावी ना होने, कि मेरे आसपास आज ये चीज़ थी अब ये 10 हो गई तो फिर 10 और हावी बनती चले, वो सामान्य पता चलता है। ये सब पार्ट है, ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। सच तो ये है कि बहुत सारे लोग, उनमें मैं भी खुद एक फीलिंग रखते हैं कि जब ज़्यादा महत्व मिलने लगता है तो तनाव होने लगता है कि गड़बड़ हो रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमने अपने आप को ज़्यादा प्रोड्यूस किया होगा। महत्व मिलता है, ठीक है, वो ठीक है, एक पार्ट है। कभी आपको हार मिलेगी, वो भी एक पार्ट है। फिर आप ऐसे चलते चले जाएंगे, ऐसे भी ना बताओ नहीं रहेगी। तो ना जहाँ हार में दुखी हुई और ना जो है सफलता में बहुत ज़्यादा पगला जाइए। तो दोनों बातें, पागल भी नहीं होना, बैलेंस भी रहना। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो पढ़ाई के दौरान डिसिप्लिन है उसको कैसे मेंटेन करें? कभी कभी तो होता है कि हमें मतलब चलती रहती है, रेगुलरिटी रहती, फिर खराब हो जाती है, फिर बहुत बेकार लगता है, तो इसको कैसे मेंटेन करें? डिसिप्लिन में मुझे याद आ रहा है, एक सर वाला मैंने देखा था, होली में घर गए थे, मैं नहीं गया था, तो वो मुझे याद है। तो डिसिप्लिन आप अपने आप से कर सकते हैं कि अगर किसी के आप शादी में जाना है तो आप ज़्यादातर अवॉइड करिए कि नहीं जाना। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो जाइए। अब कई बार होता है बर्थडे है फ्रेंड का तो चले गए, 4-5 घंटे वेस्ट हो गए, तो शायद इसकी नीड नहीं है। तो डिसिप्लिन जब आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो बनेगा। जो चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं उनको धीरे धीरे आप अवॉइड करिए तो होगा मेरे हिसाब से ऐसा। तो पढ़ने का क्या रात में सही रहेगा कि या दिन में? अब ये तो अपने हिसाब से, कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, जिसको जब अच्छा लगे तब पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से तो कम से कम 6-7 घंटे की नींद जरूरी है, वो नींद लीजिए, उसके बाद आप पढ़िए। हाँ, जब पढ़ने बैठते तो ये रात में जब पढ़ने बैठते हैं तो ये दिमाग में आ जाता है कि अभी सोना है। मतलब नींद पूरी प्रॉपर लेनी है, क्योंकि अगर दिमाग में ये आएगा सोना है तो आप पढ़ेंगे कैसे? तो ऐसे समय पढ़िए जब दिमाग में ये ना आए। पर नींद नहीं आ रही होती है, उस समय दिमाग में कुछ चल रहा होता है, तो इसको कैसे मैनेज करें? और फिर उसके बाद अगर धार्मिक वीडियो देख लो तो बाबा लोग कहते हैं समय से सो समय से जगो। अब ये तो आपके ऊपर है, अगर आपको रात में नींद नहीं आती तो आप पढ़िए, लेकिन सोचिए नहीं। फिर अगर सोचेंगे सोने का समय तो फिर सो जाइए, सुबह उठ के पढ़िए। अब मैंने अपने एक्सपीरियंस प्रॉपर आप सबको बताए, और इस सारे अनुभव के दौरान में आपने महसूस किया वही सारी चीज़ें कि अगर जब आप शुरू करते हैं तो आपको बहुत कुछ चीज़ें आसान लगती हैं, बहुत फिर कुछ कठिन लगने लगती हैं। समय के साथ ये चीज़ें चलती रहती हैं। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लोड लगता है तो लगता है हो ही नहीं पाएगा, कुछ नहीं। सब धीरे धीरे बच्चों ने किया, अभय ने किया, बहुत सारे बच्चे आपको तो संस्थान में प्रमाणित है कि मतलब
इसी तरह से सिलेक्शंस होते हैं और एक लंबी चेन है, ऐसा भी नहीं कि कोई मतलब बहुत कम संख्या है कि कोई एक हो गया हमको पता नहीं कैसे होता है कि अच्छा अलग अलग से एक जो है संजीवनी थी हमको कैसे मिली, ऐसा कुछ नहीं, सामान्य पैटर्न है। ईमानदारी से मेहनत करते जाइए, चीज़ें आगे बढ़ाते जाइए, अपने आप को डिसिप्लिन बनाइए, समय बचाइए, उसका सही इस्तेमाल कीजिए। जैसे ऐसे करते चले जाएंगे तो चीज़ें अपने आप बेहतर होती चले जाएंगी।